The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। आज के शो में विस्तार से बात उनके बारे में करेंगे जिनके भरोसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। आज के शो में बात करेंगे डॉक्टर्स के बारे में, उनकी क्या समस्याएं हैं और कैसे नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकारें इसको दूर कर सकती हैं। क्योंकि जीवन को बचाने वालों को यदि नहीं बचाया गया, उनके हितों की रक्षा नहीं की गई, तो फिर देश कृतज्ञ कहलाएगा। देश की सरकारें जो उस देश की प्रशासनिक तौर पर नुमाइंदगी करती हैं, सबसे ज़्यादा कृतज्ञ कहलाएंगी। इसके अलावा शो में आपको दिन की सुर्खियां भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो देखिए। जरा सोचिए कि सैकड़ों की झुंड बनाकर निकला विजय जुलूस अगर किसी के घर में घुस जाए और मनमानी पर उतर आए तो क्या होगा। क्या होगा अगर जीत की खुशी में मदमस्त एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को या उसको वोट देने वालों को मारना शुरू कर दें, घरों में आग लगाना शुरू कर दें, गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दें। कल्पना लोग से असलियत की तरफ चलते हैं, बंगाल की ओर चलते हैं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद लगातार बंगाल से राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। लगातार हिंसक वीडियो और फोटो आ रहे हैं जिसमें घर में घुसकर लोगों को मारते हुए देखा जा सकता है। बीते दिन यानी 3 मई को बर्दवान में हुई हिंसक झड़प में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई। पार्टी का दावा है कि बीते 24 घंटे में उसके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। इस हिंसा के विरोध में बीजेपी ने 5 मई को देशव्यापी धरने का भी आह्वान किया है। आज दक्षिण 24 परगना जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मृत कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि उनके राज्य में सब अमन शांति है, राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। उनके दावों को मुंह छिड़ाते हैं ये सारे वीडियो एविडेंस। अगर ममता बनर्जी अपने आप को नैतिकता के तकाजे पर खरा मानती हैं तो समय आ गया है कि सबसे पहले वो अपने हिंसक समर्थकों को काबू में करें और उसके बाद इस मामले की जांच करवाएं। दिन की वीडियो के बाद अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,57,229 नए मामले सामने आए और 3,449 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कुल 3,20,289 लोग ठीक भी हुए। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से अभी भी सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 48,621 केस आए। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, यूपी तीसरे पर, केरल चौथे पर और दिल्ली 5वें नंबर पर है इस सूची में। दूसरी सुर्खी परीक्षाओं से जुड़ी है। शिक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए मई में होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक दिन पहले यानी 3 मई को शिक्षा मंत्रालय ने सभी संस्थानों से मई में निर्धारित ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह किया था। तीसरी सुर्खी क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल ने बनाई। बीसीसीआई ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। बीते दिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के 2 खिलाड़ियों के संक्रमित होने की खबर आई। आज भी सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्र के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई और इसके बाद आईपीएल को स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए। चौथी सुर्खी दिल्ली हाईकोर्ट से। आज एक बार फिर से कोर्ट में ऑक्सीजन की किल्लत पर सुनवाई हुई और एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत पर आप आंख मूंद सकते हैं, हम नहीं मूंद सकते। हाईकोर्ट ने पूछा कि केंद्र या राज्य स्तर पर राजनेता लोगों से सिलेंडर घर में स्टॉक न करने की अपील क्यों नहीं कर रहे। उन लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए। बेवजह ऑक्सीजन सिलेंडर घर में न रखें, वो किसी के काम आ सकता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ब्लड बैंक की तर्ज पर ऑक्सीजन बैंक बनाने का सुझाव दिया
जहां लोग काम हो जाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर दें और जिन्हें ज़रूरत है वो ले जाएं। कोर्ट ने आईसीएमआर से कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर वो बीमार पड़ गए तो क्या करें, इसलिए आप वीडियो जारी कर लोगों को बताएं कि अगर कोरोना के लक्षण दिखें तो क्या करना चाहिए, कब अस्पताल जाने की ज़रूरत है और किन सावधानियों की। ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में भी लोगों को सूचित करने का कोर्ट ने निर्देश दिया। 5वीं सुर्खी बिहार से। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे पटना हाई कोर्ट ने आज नीतीश कुमार सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोरोना मैनेजमेंट पर सरकार के रुख को देखते हुए कोर्ट ने कहा, आप लोगों ने हमारी कार्रवाई का मजाक बना दिया है। हम 15 अप्रैल से आदेश पर आदेश दे रहे हैं, लेकिन आपने उसका 10% भी उसका पालन नहीं किया और आज हम खुद शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि हम आदेश देते रहे और लोग मरते रहे। सरकारी व्यवस्था से नाराज कोर्ट ने बिहार सरकार को सेना से मदद मांगने की बात कही। कोर्ट ने कहा, आप खुद मान चुके हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, इसलिए हम पुणे के आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के स्पेशलिस्ट से मदद लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। 3 मई को कोर्ट ने राज्य सरकार से लॉकडाउन पर अपनी राय देने को कहा था। आज सरकार ने कोर्ट से कहा कि राज्य में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप लॉकडाउन लगाएं या कुछ और करें, लेकिन लोग सड़क पर पड़े पड़े मर रहे हैं। आप ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये भी बताइए। राज्य सरकार की तरफ से इस पहलू को बताया महाधिवक्ता ने और कहा, एक आखिरी मौका दीजिए और वो आखिरी मौका मिलेगा 6 मई को, यानी अगली सुनवाई होगी। ये थी सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। आजकल तमाम बड़ी खबरें ट्विटर से शुरू होती हैं। नहीं, हम किसी के अकाउंट के सस्पेंशन की खबर आपको बताने नहीं जा रहे हैं, हम एक उदाहरण देने जा रहे हैं। अलीशा अखानी, इनके ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक ये गुजरात की इंटर्न डॉक्टर हैं। इन्होंने लिखा कि ये नाइट शिफ्ट में 12 घंटे कोविड आईसीयू में ड्यूटी करती हैं। जवान लोगों को मरते देखना पड़ता है। एक मरीज से दूसरे मरीज तक जाते जाते पूरी रात निकल जाती है। रात भर में 4-5 मरीजों की मौत हो जाती है और ऐसे हालात के बाद दिन में बमुश्किल 4 घंटे नींद आती है। न खाने पीने का हिसाब, न पढ़ना लिखना। आगे इन्होंने लिखा कि आज जब वो आईसीयू में राउंड पर थी तो एक 30 साल के मरीज ने अपने बगल वाले मरीज से कहा, मैडम आ गई हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा। ऐसी बातों से शक्ति मिलती है। आपको डॉक्टर अलीशा जैसे कई और उदाहरण मिल जाएंगे। अभी लगभग हर जगह डॉक्टर, नर्स 12 घंटे से ज़्यादा अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में लगातार पीपीई किट पहनना पड़ता है। बेड, ऑक्सीजन जैसे संसाधनों के अभाव में मरीजों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ती है और इसके बाद भी कई रोज़ अपनी आंखों के सामने कुछ सांसों को टूटते देखना पड़ता है। फिर मृतकों के परिजनों का गुस्सा है। हर दिन नए बढ़ते मरीज हैं, यानी चुनौती लगातार बड़ी हो रही है। और फिर सवाल आता है, कब तक ऐसे ही चलेगा? मरीज तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स उतने ही हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़े तो सरकार ने दूसरी इमारतों या होटलों को अस्पताल में तब्दील कर दिया। ऑक्सीजन सप्लाई का संकट आया तो विदेश से क्रायोजेनिक कंटेनर मंगवा लिए, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को इस तरफ डाइवर्ट कर दिया। लेकिन डॉक्टर और नर्स कम पड़ेंगे तो क्या हम तैयार हैं? कहाँ से मंगवाएंगे? जब मरीजों को देखने के लिए पर्याप्त डॉक्टर नहीं रहेंगे तो आईसीयू और वेंटिलेटर किस काम के रहेंगे? और ये संकट हमारे करीब आता दिख रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी असली चुनौती मेडिकल स्टाफ की कमी होने वाली है। देश के नामी कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी का कहना है कि बेड्स और ऑक्सीजन के बाद अब देश में डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा कमी होने वाली है। उनका तर्क है कि गर्मियों में कोविड आईसीयू में 4-5 घंटे भी काम करना मुश्किल होता है। ज़्यादा देर तक पीपीई किट पहनकर नहीं रख सकते। फिट लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर और नर्स लगातार कोरोना से संक्रमित भी हो रहे हैं। कई की मौत हो रही है। अभी बीते दिन की ही बात बताऊं, मेरे ईमेल पर एक मेल आया जबलपुर से, वहाँ के एक सरकारी अस्पताल से। डॉक्टर साहब ने लिखा, भैया हम लोग 5 लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, रात में 3 लोग पॉजिटिव हो गए हैं। अब हम 2 लोग 150 मरीजों को संभाल रहे हैं। उससे कुछ दिन पहले देश के एक और नामी अस्पताल के डॉक्टर से बात हो रही थी, जो मेरे मित्र भी हैं, अनुज की तरह हैं। उन्होंने कहा, इतनी बुरी स्थिति है, इतना प्रेशर है, समझ में ही नहीं आता क्या करें। पहले 4-5 घंटे तो मेहनत से मरीजों को देखते हैं और फिर यंत्रवत हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये सब बीते तो इस्तीफ़ा देकर इस पेशे से अलग हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है तो इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और कल और परसों और ईमेल और फ़ोन की क्या बात करूं, अभी कुछ देर पहले एक डॉक्टर से बात हो रही थी जो वायरोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने भी यही बात कही, हमारा रिस्पॉन्स बहुत लेट रहा और इस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत है काम के प्रेशर की। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है
और हम नए मैन पावर को हायर नहीं कर रहे हैं। यानी आज की तारीख में ये देश के सामने एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर देवी शेट्टी का भी अनुमान है कि कोविड मरीजों के लिए ही अगले 1 साल में 1.5 लाख डॉक्टर और 2 लाख नर्सों की ज़रूरत पड़ सकती है। और कोरोना से पहले भी हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं थे। पहले भी सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के बाहर हमने मरीजों की भीड़ लगती देखी। डॉक्टर्स की संख्या पर पिछले साल सरकार ने संसद में जानकारी भी दी थी। बताया था कि देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट काउंसिल के तहत 12,55,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स रजिस्टर्ड हैं। ये आंकड़ा 30 जून 2020 तक का था। माना जाता है कि जितने डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं उसका 80% ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यानी देश में करीब 10,05,000 डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों की संख्या जानी। अब अंदाजा लगाते हैं कि कितने नागरिकों पर एक डॉक्टर। अगर देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ मान लें तो 1,343 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर विशेषज्ञों को अलग कर दें तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, जबकि WHO का पैमाना कहता है कि कम से कम 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में अनुपात 1,343, यानी आंकड़ों में डॉक्टर की कमी दिखती है। हालांकि सरकार कहती है कि करीब 6.5 लाख आयुर्वेद और होम्योपैथी वाले डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इनको जोड़ लें तो देश में 825 लोगों पर एक डॉक्टर है। एक और बात है, सभी राज्यों में डॉक्टर्स की संख्या एक जैसी नहीं है। कई राज्यों में आबादी के अनुपात में कम डॉक्टर हैं। देश में सबसे ज़्यादा 1,88,000 डॉक्टर महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, यहाँ 1,48,000 डॉक्टर हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटक 1,30,000 और यूपी, जो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ 84,560 डॉक्टर ही रजिस्टर हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 76,000 और बिहार की बात करें तो 45,000 डॉक्टर रजिस्टर हैं। यहाँ पर हम मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सरकारी डॉक्टर्स की। उनका अनुपात और भी कम है। 2 साल पहले सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, शॉर्ट में कहें तो CDDD-EP, इस अमेरिकी संस्था ने एक रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक भारत में 10,189 लोगों पर एक डॉक्टर है। और ये जो डॉक्टर्स की संख्या हमने गिनवाई, ये सारे MBBS डॉक्टर्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद रजिस्टर्ड डॉक्टर्स। एक्सपर्ट या पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स तो और भी कम हैं। कितने कम हैं? करीब 3,72,000। पूरे देश में इतने ही, यानी करीब 3,500 लोगों पर एक एक्सपर्ट। अब कोरोना वाले दौर की बात करते हैं। अभी देश में करीब 34.5 लाख कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। मोटा अनुमान यह है कि 20% को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ती है। यानी करीब 7 लाख कोरोना के मरीज अभी देश के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। हर अस्पताल अपनी ज़रूरत के हिसाब से या उससे कम ही स्टाफ रखता है। कई अस्पतालों में ये स्टाफ तब भी शायद पर्याप्त नहीं था जब कोरोना के मरीज नहीं थे, लेकिन अब अस्पतालों को क्षमता से ज़्यादा मरीज भर्ती करने पड़ रहे हैं। डॉक्टर और नर्स उतने हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, यानी और स्टाफ की ज़रूरत है। और ये कमी पूरा करने के लिए पहले से डॉक्टर और जो नर्सेज हैं उनके ड्यूटी आवर्स बढ़ाए जा रहे हैं, ओवर टाइम। हमें ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कई डॉक्टर और नर्सेज बताते हैं कि अस्पताल में कोरोना पीड़ित स्टाफ को भी छुट्टी नहीं मिल पाती, ड्यूटी करनी पड़ती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक रहे हैं। आसान नहीं होता रोज़ ऐसे हालात में काम करना, लेकिन अगर कोरोना का संक्रमण नहीं रुका तो हालात और बदतर हो जाएंगे। और ये कमी कितनी है, इसके बारे में और भी जान लीजिए ताकि आपको स्थिति की भयावहता समझ में आए। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में ईशान गेरा की एक रिपोर्ट है। ईशान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अभी 30% नर्सेज की ज़रूरत है, झारखंड में 34% की ज़रूरत है, छत्तीसगढ़ में 13% डॉक्टरों की कमी है, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, हर जगह की यही स्थिति है। और कई जगहों से परिजनों की शिकायत कि उनके मरीजों को अस्पताल में देखने वाले नहीं हैं। अब बात ये आती है कि इस संकट से हम कैसे निपट सकते हैं। पहली बात तो ये कि घोषित तौर पर सरकार मान ही नहीं रही कि डॉक्टर्स की कमी है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मेडिकल स्टाफ की कमी से निपटने के प्रयास दिखने भी लगे हैं। कल यानी 3 मई को हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला ये कि MBBS के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों को भी कोरोना वार्ड में ड्यूटी के लिए लगाया जाए। इसके साथ ही ट्रेनी नर्सों के लिए भी यही ऐलान। इसके साथ ही MBBS के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए दी जाने वाली परीक्षा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET PG, इसको भी 4 महीनों के लिए टाल दिया जाए। इस ऐलान में यह भी कहा गया कि जो भी डॉक्टर कोरोना में 100 दिनों की ड्यूटी करेंगे उन्हें सरकारी नियुक्तियों में वरीयता दी जाएगी। लेकिन क्या डॉक्टरों की किल्लत दूर करने का ये सही तरीका है या कुछ और भी उपाय हैं? दिल्ली एम्स में कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाले एक रेजिडेंट डॉक्टर ने हमसे बातचीत में कहा कि ये इमरजेंसी एक्शन का समय है। नीट का इम्तिहान कुछ समय बाद भी लिया जा सकता है। जितने भी डॉक्टर इस समय ड्यूटी के लिए लगाए जाएं उतने कम हैं।
लेकिन एम्स के दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों का कुछ अलग मानना है। उन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इस समय देश के 40 से 50 हजार डॉक्टर बेंच पर बैठे हैं। नीट आयोजित करने के बाद उन्हें सही तरीके से सिस्टम के भीतर लाया जा सकेगा। उनका सुझाव है कि जो एमबीबीएस पास डॉक्टर तैयारी कर रहे हैं उन्हें ड्यूटी करवा दीजिए। सही तरीका यह है कि आप भले ही ऑनलाइन एग्जाम लें, लेकिन एग्जाम लेकर इन डॉक्टरों को आप सही तरीके से सिस्टम में ले आएं ताकि ये काम करने लग जाएं। पटना के एक डॉक्टर हैं दिनकर मिश्र, वो कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हैं। सुनिए उनका क्या कहना है इस विषय पर। नीट पीजी एग्जाम जो भारत सरकार लेती है, इसके अंदर लगभग गवर्नमेंट सेक्टर के क्लिनिकल मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए 15,000 सीटें अवेलेबल है। और सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी, जी, जी। और नॉन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए लगभग 10 से 12,000 सीटें अवेलेबल है। टोटल 25-30 हजार के आसपास नीट पीजी स्टूडेंट नीट क्लियर करने के बाद एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं। गवर्नमेंट का ये फैसला कि नीट पीजी एग्जाम को अभी 3-4 महीने के लिए टाल दिया जाए तो ठीक है। गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो कम्युनिटी स्प्रेड कम करने के लिए कोविड का ये कदम उठाया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ये गलत फैसला है सरकार का, क्योंकि अभी वैसे भी इंडिया में डॉक्टरों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। एमबीबीएस पास आउट होने के बाद जो भी लोग नीट पीजी के लिए आते हैं तो 90% जो है वो पहले प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं अलग-अलग जगह रह करके, बैठ करके। बहुत कम लोग ऐसा होता है जो जॉब जॉइन करते हैं। अब दरअसल है क्या कि वो सारे डॉक्टर जो पिछले साल मतलब 2020 में अपना एमबीबीएस और इंटर्नशिप क्लियर करके बाहर निकले, उसका केवल 5 से 10% लोगों ने ही जॉब जॉइन करा। बाकी 99 और कुछ लोग जो पीजी क्लियर करे अपीयरिंग में कॉलेज जॉइन किया उन्होंने। बाकी लगभग 70% के आसपास में बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो हमारे पूरे सिस्टम से बाहर है। वो अभी कहीं एज ए प्रैक्टिशनर काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इतनी डॉक्टर की सरकार को कमी होगी। वैसे भी इंडिया में डॉक्टरों की कमी है, तो सरकार को ये करनी चाहिए था, अगर अभी फिलहाल नीट पीजी एग्जाम ले करके 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट दे करके अगर अपॉइंट ले लेते लोगों को, एडमिशन ले लेते बच्चे, तो सारे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाती। ये बेहतर होता कि डॉक्टरों की कमी से जो सरकार जूझ रही है, उनको थोड़ा-सा तो निजात मिलता। तो इस बेसिस पर अपन कह सकते हैं कि ये गलत फैसला है सरकार का। इसको जितना जल्द से जल्द हो नीट पीजी का एग्जाम ले करके और डॉक्टर की कमी को पूरा करना चाहिए। तो बात बस नीट परीक्षा की नहीं है, फाइनल ईयर के बच्चों को भी कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगाने की बात है। कई डॉक्टर बातचीत में कहते हैं कि फाइनल ईयर के बच्चों को आईवी लाइन यानी पानी चढ़ाना और सुई लगाना भी ठीक से नहीं आता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई होती। ऐसे में उन्हें सीधे कोरोना वार्ड में ड्यूटी के लिए भेज देना कितना सही है, इस पर सुनिए डॉक्टर दिनकर मिश्र को। गवर्नमेंट कह रही है क्या कि जो फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं उनको एज ए मतलब 1 महीने की ट्रेनिंग दे करके कोविड ड्यूटी में लगाया जाए। तो सवाल ये है कि फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट आएंगे पहले ड्यूटी करने, ठीक? और जो इंटर्नशिप कर रहा है, इंटर्नशिप में एक्चुअल में सिखाया जाता है एमबीबीएस स्टूडेंट को आखिर आपको हैंडल कैसे करना है पेशेंट को, सारे तरह का क्रिटिकल केयर से लेकर के नॉर्मल पेशेंट हैंडलिंग सारी चीजें सिखाई जाती है। मतलब इंटर्नशिप में आके जो 1 साल की हमारी प्रैक्टिस होती है एमबीबीएस के बाद की, तो वो सारे डॉक्टर जो इंटर्नशिप क्लियर कर चुके हैं वो तो आपके सिस्टम से ही बाहर है, बैठ के कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। तो होना ये चाहिए था कि उसको सिस्टम में पहले लाया जाए, फिर जो इस बार इंटर्न होंगे उनको सिस्टम में लाया जाता, फिर फाइनल ईयर के बच्चों को लाया जाता, तो एक हायरार्की बन जाती कि फर्स्ट ईयर जेआर, उसके बाद मतलब जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, उसके बाद हो गई इंटर्नशिप वाले, उसके बाद हो गई ये फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो काफी ह्यूज क्वांटिटी में डॉक्टर मिलते, गवर्नमेंट को मिलता और हॉस्पिटल में कभी भी डॉक्टरों की कमी नहीं होती। तो इस बेसिस पर ये गलत फैसला है। अब सरकार किस मनसे के साथ में जो है इसको वो 1 महीने के लिए नहीं 4-4 महीने के लिए लगभग टाल दी, जो कि गलत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी कुछ ऐसा ही सोचना है। हमने आईएमए के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जे जयलाल से बात की, सुनिए उनकी बात। Yeah, we are also expressing the same view that it is unfortunate the exams are postponed because they were supposed to be held in January. Now we are postponing the exam to another 4 months. You said 50,000. No, 1.78 lakhs doctors are waiting to write this exam. That is the number of students who have applied for the examination is 1.78 lakhs doctor. When the exams are over, nearly 45,000 doctors will come into the mainstream PG. Another 13 to 15,000 will come as a national board PG. And rest of the people will come and join and as a junior doctors
in different parts of the country and augment the manpower need in the healthcare crisis now what we are facing. But now by postponing the exam and announcing a scheme called 100 days scheme, I don't think that will be induce the students to come back and join the service and serve for 100 years and again go and write the examination, because it will be a dream for everyone in the junior doctor will be getting into the postgraduate, but the system has changed like that. Now everyone has to get a PG. So that will be their prime duty. So they will be focusing, even if you are giving some time, they will be only preparing for the exam. Thereby, we are losing a very dedicated, the young-minded people to come and work in the front line. India faces acute shortage of doctors. There is nothing wrong in bringing the final year students, but they will not be able to give the treatment in the front line. They will be able to assist us in the healthcare system. They will be under the care of their doctors. And they see today the situation in the hospital is like a war-like situation. People are dying in our eyes, in front of our eyes, at times due to the lack of oxygen, due to the lack of something. We are not able to provide the bed, and we are in a very difficult situation. They are very horrible experience for the young mind to see and pursue. Yes, it's in a crisis we need to help. So the young students are coming in and to serve us. नीट पीजी की परीक्षा कराने से अस्पतालों को कुछ महीने बाद ही रेजिडेंट डॉक्टर्स मिल सकते हैं। सरकार ने पिछले साल बताया था कि देश में पीजी की सीटें 54,094 हैं। अगर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाती है तो इतने डॉक्टर सिस्टम को मिल सकते हैं। इसके अलावा देश में करीब 2 लाख नर्सिंग स्टूडेंट हैं जिनकी या तो जीएनएम में फाइनल परीक्षा नहीं हुई या फिर बीएससी नर्सिंग की फाइनल ईयर परीक्षा बाकी है। इन्हें भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरह ही अस्पतालों में तैनात किया जा सकता है। ये तो डॉक्टरों की एक खेप हो गई जो नीट की तैयारी में लगी है और जिनको एक नीट एंड क्लीन तरीके से सिस्टम में लाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन डॉक्टरों की जो विदेश से पढ़कर आए हैं लेकिन लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए खाली घर पर बैठे हैं। अपने देश से हर साल करीब 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन, नेपाल, रूस, यूक्रेन, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों में जाते हैं। जब ये अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आते हैं तो इन्हें भारत में प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट देना होता है जिसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्ज़ाम यानी कि FMGE कहते हैं। बिना इसे पास किए ये मेडिकल छात्र डिग्री होने के बावजूद भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसे समय में जब हम इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, डॉक्टर्स की भारी संख्या में ज़रूरत है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया जाए। सरकार थोड़ी सी ढील दे तो एक बार में करीब 20,000 डॉक्टर मिल सकते हैं। ये डॉक्टर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर फ्री में काम करने के लिए भी तैयार होने की बात कह रहे हैं और इनका कहना है बस हमें काम करने दिया जाए। सुनिए ऐसे ही एक डॉक्टर की राय। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं यूक्रेन से MBBS 5th ईयर का छात्र हूँ। बताना चाहता हूँ कि हर साल भारत देश से लगभग 20 से 25 हज़ार विदेश में MBBS करने के लिए जाते हैं। 6 साल वहाँ कोर्स करने के पश्चात वो भारत आते हैं। उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है FMGE। पहले FMGE देना पड़ता था, अब भारत सरकार ने एक NMC बिल ला के उसे हटा दिया है और उसका नाम बदल दिया है नेक्स्ट, जो कि भारत और विदेश के दोनों छात्रों को देना पड़ता है। अब बात यह है, मसला ये है कि वो बच्चे सिर्फ 7 से 15% ही पास कर पाते हैं, बाकी अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। वो बच्चे वेट कर रहे हैं इस पैंडेमिक टाइम में, जो इतनी भयावह स्थिति है। भारत में लगभग 75% डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी से भी मरीज मर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार उन्हें ग्रेड मार्क देके या उन्हें ये FMG स्क्रैप करके उन्हें मौका दे जिससे वो भारत देश को सर्व कर पाएँ। फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स की मांग का समर्थन करते हुए कार्डियक सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी कहा कि ये युद्ध काल है। इस समय हमें उस तरीके से फैसले लेने होंगे जैसे युद्ध के दौरान लेते हैं। हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे डॉक्टर हैं जो विदेश से डिग्री लेकर आए। वो विदेश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने देश में नहीं। इनमें से कम 20,000 सबसे बेहतर ग्रेजुएट्स को चुनकर उनकी ड्यूटी कोविड-19 में लगाई जा सकती है और फिर 1 साल की सर्विस के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऐसे कई सुझाव हो सकते हैं जिनसे मौजूदा संकट को कुछ स्तर तक कम किया जा सकता है। जब हम डॉक्टर और नर्सेज की कमी पर बात कर रहे हैं, ओवर टाइम के उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, तो एक और शिकायत है जिस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि डॉक्टर्स मरीजों को ठीक से नहीं देख रहे। कहीं कहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स मृतकों के अंग निकाल रहे। ऐसे आरोपों की पुष्टि का हमारे पास कोई आधार नहीं,
लेकिन अस्पताल प्रशासन को परिजनों की ऐसी आशंका दूर करनी चाहिए और डॉक्टर्स को भी अपने प्रोफेशन पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहिए। तो आज हमने आपको अपने शो में बताया कि किस तरह से नीट की तैयारी कर रहे डॉक्टर्स को जल्दी से ऑनलाइन एग्जाम करवा के और जो विदेश से पढ़कर आए हैं डॉक्टर्स उनको सिस्टम में कोऑप्ट करके कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है। हम आगे भी डॉक्टरों के और नर्सेस के मोर्चे पर जो इश्यूज हैं उनके बारे में आपको लगातार बताते रहेंगे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।